कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अटैक के साथ यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं एंड इन्हीं लाशों के बीच में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं एंड इसका नाम बाय होता है जो कि यहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन तभी हमें एक पर्सन की आवाज आती है जो कि बाय का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो तो उसे अनवो क्लैन का हेड बनने वाला था, लेकिन एक बार वो अपनी हालत की तरफ देखे जहाँ पे वो दो मार्शल आर्ट के अलावा कोई मार्शल आर्ट तक यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या वो अपने अनवो क्लैन की स्पेशल मार्शल आर्ट के बारे में भी भूल चुका है एंड हमें इस पर्सन के बारे में पता चलता है जो की डीमन कल्ट का लीडर होता है एंड इसका नाम टू टैंग होता है। एंड इसी पर्सन के पीछे हम लोग यहाँ पे फॉर्मर हेड के थर्ड सन को देख पाते हैं जिसका नाम स्योंग होता है। इसके बाद एक लड़की टू टैंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि अब उसे बाय का क्या करना है। टू टैंग उस लड़की से कहता है कि वो बाय को भी जान से मार दे। इस लड़की के बारे में हमें पता चलता है कि ये भी सोनू क्लैन से होती है एंड इसका नाम येना होता है। येना अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है ताकि वो बाय को यहाँ पे जान से मार सके, लेकिन इसी बीच बाय अपने स्क्वाड मेंबर्स को इमेजिन कर रहा होता है। साथ ही वो अपने स्क्वाड लीडर से माफी भी मांगता है कि वो कभी उनकी तरह नहीं बन पाया। लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधे पर स्क्वाड लीडर का हाथ फील होता है जहाँ पे स्क्वाड लीडर उसे कहते हैं कि उसे कभी यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहिए। उसने जो भी किया जितना भी किया वो उसका बेस्ट था। बाय स्क्वाड लीडर की बात सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात को याद करता है जहाँ पे स्क्वाड लीडर ने उसे कहा था कि जो पर्सन फाइट के एंड तक फाइट करता है वो कभी भी लूजर नहीं कहलाता, भले ही वो उस फाइट को हार ही क्यों ना जाए। इसके बाद बाय डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को टू टैंक के हाथ में नहीं जाने देगा, नहीं तो टू टैंक उसे भी अपने कठपुतली की तरह यूज करना शुरू कर देगा एंड भले ही बाय को ये करने के लिए खुद की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इसलिए बाय अपने स्वॉर्ड को अपनी तरह पॉइंट कर लेता है ताकि वो इसे खुद की जान ले सके। ये देखकर टू टैंक बाय को रोकने के लिए कहता है, लेकिन बाय मरने से पहले यहाँ पे टू टैंक से कहता है कि भले आज मेरी किस्मत में मौत लिखी हो लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरने वाला। साथ ही वो टू टैंक को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मरने के बाद हॉन्ट करूंगा। ये कहने के बाद बाय ने अपने स्वॉर्ड को अपने अंदर ही घुसा लिया होता है। बाय अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिर्फ एक ही बात को याद करता है कि अगर उसे एक और चांस मिलता तो वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर पाता, चाहे उसे इस तरीके की शर्मनाक मौत ना मरनी पड़े। लेकिन अगले ही सीन से अनवो क्लैन के पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपने गुनाहों को कबूल करते हो। एंड हम बाय को भी देखते हैं जो कि अब मोटा हो चुका होता है। बाय पेट्रियार्च की आवाज सुनने के बाद यकीन ही नहीं कर पाता कि आखिरकार उसके फादर की आवाज यहाँ पे कैसे आ रही है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है कि उसने तो खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन बाय ये देखकर शौक हो जाता है कि उसके फादर उसके सामने है। इससे भी ज्यादा बाय तब शौक होता है जब अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को देखता है। बाय के रिप्लाई न करने की वजह से पेट्रियार्च उसे कहते हैं तो यानी कि तुम इस बात से एग्री करते हो कि तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को जान से मार दिया है। ये सुनकर बाय काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि आज से 10 साल पहले ही उसके ब्रदर इन लॉ को जान से मार दिया गया था एंड इस चीज का पूरा इल्जाम बाय के ऊपर डाल दिया गया था। बाय से हमें एक और चीज जानने को मिलती है कि ब्रदर इन लॉ उसका एक बेस्ट फ्रेंड था एंड साथ ही वो एक लौता फ्रेंड था जो कि बाय से अच्छे से बात करता था। इन सारी चीजों को फिगर आउट करने के बाद बाय को ये पता चल जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे ब्रदर इन लॉ को जान से मार के सारा का सारा ब्लेम बाय पे लगा दिया गया था। इसके बाद बाय पेट्रियार्च से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर पेट्रियार्च बाय पे चिल्लाते हैं क्योंकि कुछ ऐसा आंसर नहीं था जो कि बाय को देना चाहिए। पेट्रियार्च इस बात से परेशान होते हैं कि वो डैन क्लैन को अब क्या जवाब देंगे। क्या पेट्रियार्च को बाय को मार देना चाहिए एंड उसकी बॉडी को डैन क्लैन भेज देना चाहिए। इसी बीच हम बाय के 3 सौतेले भाई को भी देख पाते हैं जो कि बाय की हालत पे हंस रहे होते हैं। इनमें से पहले बेटे का नाम संग होता है एंड सेकंड बेटे का नाम ह्यूक होता है एंड थर्ड सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है एंड फोर्थ वाले का नाम जेन होता है। इसके बाद ह्यूक और संग अपने फादर को कहते हैं कि उसे बाय को नहीं मारना चाहिए बल्कि उसको सीधा डैन क्लैन के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो लोग खुद डिसाइड कर सके कि आखिरकार बाय के साथ करना क्या है। वही जिन बताता है कि उन्हें बाय को फ्रंट लाइन में वॉर में यूज करना चाहिए क्योंकि वैसे भी तो वो मरने ही वाला है, तो क्यों ना उसके मरने से सोन विक्लैन का कुछ फायदा हो जाए। उनकी बात सुनने के बाद बाय को पता चल जाता है कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें वॉर के अंदर ना जाना पड़े। तो बाय हमें बताता है कि आज से 10 साल पहले ऑर्थोडॉक्स में ग्रेट वॉर हुई। इस वॉर के अंदर ब्लड डीमन कल्ट को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए ये वॉर हुई थी। वो ये करने में कामयाब तो हुए लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जोंगियान को तो बचा लिया लेकिन यूनान अब ब्लड डीमन कल्ट के कब्जे में आ चुका था। इसीलिए कुछ मार्शल आर्टिस्ट को यूनान के अगल बगल भेज दिया गया ताकि वो उनकी एक्टिविटी पर नजर रख सके एंड यही चीज आगे चल के ग्रेट ब्लड डीमन बैटलफील्ड बन चुकी थी। साथ ही हमें यहाँ पे बाय से एक और चीज जानने को मिलती है कि उसके सौतेले भाइयों ने मार्शल आर्टिस्ट के डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले बच्चों को भी सीधा बैटलफील्ड के अंदर भेज दिया, लेकिन उन लोगों ने बाय को बस इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसको मार्शल आर्ट्स नहीं आते थे। लेकिन इस क्राइम के बाद उन्हें एक वजह मिल गई ताकि वो उसे बैटलफील्ड के अंदर भेज सके। इसके बाद बाय को प्रिजन में लॉक कर दिया जाता है क्योंकि डिसाइड कर लिया गया था कि बाय को यहाँ पे बैटलफील्ड में यूज करा जाएगा। बाय कहता है कि आज रात 2 लोग यहाँ पे उसे मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो कौन है उसे ये याद नहीं है। खैर मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरे ब्रदर को किसने मारा। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिजन के पास यहाँ पे एक लड़की आती है, ये और कोई नहीं बल्कि वही येना होती है जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में एमसी को मारने वाली थी। येना बाय से उसका हालचाल पूछती है, साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो यकीन करती है कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं मारा है। ये सुनकर बाय कहता है कि हाँ वो सही कह रही है कि उसने यहाँ पे नहीं मारा है। वो इस चीज का पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है। बाय अपने मन में कहता है कि जब इससे पिछली बार यहाँ पे येना उसे मिलने के लिए आई थी तो यहाँ पे बाय उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि येना ने बाय पे यकीन किया कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं मारा है। साथ ही बाय येना को यकीन दिलाता है कि वो आखिरकार अपने ब्रदर इन लॉ को क्यों मारेगा जबकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था एंड स्वॉर्ड ब्रदर इन लॉ के पीछे से मारी गई थी जबकि वो ड्रिंक तो सामने बैठ के कर रहा था। ये बातें जानने के बाद येना बाय से क्वेश्चन करती है कि आखिरकार वो ये सब अपने फादर को क्यों नहीं बताता। ये सुनकर बाय कहता है कि नहीं
नहीं शायद उसका बैटलफील्ड के अंदर जाना ही सही रहेगा। लेकिन बैटलफील्ड के अंदर जाने की बाई की एक अलग ही वजह होती है। बाई कहता है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ के इस दुनिया से चली गई। उसके मदर की फैमिली वालों से कभी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए बाई डिसाइड करता है कि वो स्टूपिड बन के रहेगा ताकि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। लेकिन स्टूपिड बनने की एक्टिंग करते करते बाई को रियलाइज हो चुका होता है कि वो सच में स्टूपिड बन चुका है, क्योंकि जब कोई बाई की बेइज्जती करता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये सब चेंज करने के लिए बाई डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जाएगा एंड वो अपने रोल मॉडल से मिल पाएगा जिनका नाम सियोल होता है। एंड इससे मिलने के बाद बाई की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन बाई यहाँ पे एक और चीज को नोटिस करता है कि याना का बिहेवियर काफी ज्यादा अलग है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब याना उसे मिली थी तो यहाँ पे बाई उसके सामने रो रहा था, और हो सकता है कि याना उस टाइम उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रही होगी। एंड जब बाई ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाई के फादर भी आ चुके होते हैं। लेकिन पैट्रियाज को देखकर बाई को कुछ अलग लगता है, क्योंकि पैट्रियाज कुछ अलग देखने में लग रहे होते हैं। बाई को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई का बिहेवियर अचानक से बदल चुका है। पिछली बार पैट्रियाज जब बाई से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने बाई को वैसे ही वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि बाई बस पागलों की तरह अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। खैर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे पैट्रियाज बाई से क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि क्या सच में बाई को यहाँ पे फंसाया गया है। ये क्वेश्चन सुन के बाई काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि बाई ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसके फादर कुछ उससे ऐसा पूछ सकते हैं। बाई को पता चल जाता है कि पैट्रियाज ने याना और उसके बीच की कन्वर्सेशन को सुना है, लेकिन काफी देर बाद भी रिप्लाई न करने की वजह से पैट्रियाज बाई से कहते हैं कि उनके सामने उसे स्टूपिड बनने की एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही वो बाई से एक और चीज कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये पता नहीं था कि बाई सच में यहाँ से जाना चाहेगा। अगर पैट्रियाज की बाई के डिसीजन के बारे में पहले से पता होता तो शायद वो यहाँ पे आज कुछ कर सकते। खैर पैट्रियाज बाई से इस चीज के लिए माफी मांगते हैं कि सब उसकी वजह से उसको फेस करना पड़ रहा है। पैट्रियाज खुद को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से बाई की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। पैट्रियाज की बात सुनने के बाद बाई को यकीन नहीं होता कि उसके फादर कभी कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि उसके सौतेले भाइयों की मदर के बैकग्राउंड की वजह से उसके फादर चाह के भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाते, और शायद यही वजह है कि उन्होंने हमेशा बाई को जितना हो सके उतना इग्नोर करने का ट्राई किया ताकि बाई सियोनवू क्लैन के अंदर सर्वाइव कर सके। पैट्रियाज बाई से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो कि पैट्रियाज बाई के लिए कर सकते हैं। ये बात सुनते ही बाई बिना टाइम वेस्ट करे पैट्रियाज से उनके लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मांगता है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। पैट्रियाज काफी शॉक होते हैं कि आखिरकार बाई उनकी लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहेगा। तो बाई उन्हें बताता है कि वो पैट्रियाज की लाइब्रेरी में इसलिए जाना चाहता है ताकि वो मार्शल आर्ट को थोड़ा बहुत सीख सके, क्योंकि इससे पहले बाई ने कभी मार्शल आर्ट के बारे में अच्छे से पता ही नहीं किया कि आखिरकार वो होते क्या है, उन्हें परफॉर्म कैसे करा जाता है। इसीलिए बैटलफील्ड के अंदर जाने से पहले बाई कुछ मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है। बाई से हमें एक और चीज जानने को मिलती है, भले ही पास्ट लाइफ के अंदर वो कैसे न कैसे करके पैट्रियाज बनने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाई को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सियोनवू क्लैन के अंदर किस तरीके की मार्शल आर्ट को परफॉर्म करा जाता है या फिर सीखा जाता है। इसीलिए बाई ने मार्शल आर्ट को सीखने के लिए दूसरे क्लैन के मार्शल आर्ट को चुराना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो किसी तरीके से इस लाइफ के अंदर सियोनवू क्लैन के मार्शल आर्ट को सीख पाता है तो इसकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर पैट्रियाज बाई की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, लेकिन वो बाई को कुछ चीजें बताते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन मार्शल आर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है एंड अगर बाई ने खुद से सीखने की कोशिश करता है तो यहाँ पे मारा जाएगा। इसलिए पैट्रियाज उसको यहाँ पे खुद मार्शल आर्ट सिखाएंगे ताकि वो अच्छे से सीख सके। इसके बाद पैट्रियाज बाई को सीधे बैठने के लिए कहते हैं एंड इसके बाद पैट्रियाज अपनी एनर्जी को बाई के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। वो बाई से कहते हैं कि वो उसे यहाँ पे पैरामोडियल यूनिट टेक्निक को सिखाने वाले हैं। इस टेक्निक के बारे में जानने के बाद जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि पैट्रियाज एंड हायर अप्स वाले लोग ही सीख पाते हैं। एंड पैट्रियाज की एनर्जी डालने की वजह से बाई को ऐसे फील होता है कि वो पहले वाले फॉर्म के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाई के तीनों भाई यहाँ पे पैट्रियाज से क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार उन्होंने बाई को अपनी लाइब्रेरी में जाने की परमिशन क्यों दी है। इस उनका पैट्रियाज कहते हैं कि बाई बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला है एंड वहाँ पे जाने के बाद अगर वो बिना कुछ करे ही मर जाता है तो इससे उनकी इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ये चीज उनके लिए अच्छी है कि बाई यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट को सीख ले ताकि वो बैटलफील्ड के अंदर अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट सीन में हम बाई को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल रेडी होता है यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने के लिए एंड वो खुश होता है क्योंकि एक दिन भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई काफी सारे बुक्स को पढ़ते हुए खुश होकर कहता है कि बाई पहले मेमोराइज जीनस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बाई ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख सकता है। क्या था पास्ट लाइफ में उसके रोल मॉडल सियोल ने भी उसकी तारीफ करी थी, क्योंकि उसने बस एक ही बार में देखकर ही एक पिक्चर को पूरी तरीके से बना दिया था। इसके बाद हमें एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे बाई काफी ज्यादा थक चुका होता है। इतने सारे बुक पढ़ने के बाद भी बाई को ये पता नहीं चलता है कि 13 स्वॉर्ड टेक्निक आखिरकार है क्या। इसके बाद बाई बाहर जाके थोड़ा सा रेस्ट लेने का डिसाइड करता है। इसके बाद बाई बाहर जाके लेट जाता है एंड वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसे और मार्शल आर्ट को याद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाई ने काफी सारी चीजों को याद कर लिया है। एंड बाई जब भी बातें सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे बाई के सौतेले भाई और 2 लड़कियां भी आ जाती हैं एंड हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है कि जेगे क्लैन से है एंड इस लड़की का नाम शिजू है। शिजू बाई के बारे में क्वेश्चन करती है कि वो कौन है। संग बाई की बेइज्जती करते हुए कहता है कि हमारा भाई है लेकिन ये बहुत ज्यादा पिग की तरह दिखता है एंड ये कल बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला है तो इसे कुछ मार्शल आर्ट सीखने के लिए टाइम दिया गया है। लेकिन शिजू इस चीज से इम्प्रेस होती है कि बाई यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला है, लेकिन संग शिजू को बाई पर टेंशन न देने के लिए कहता है क्योंकि वो इसके लिए वर्थ इट नहीं है। बाई से हमें कुछ चीजें शिजू के बारे में पता चलती है कि ये एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जीनियस है। शिजू को मार्शल आर्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बाकी क्लैन के अंदर जाती है ताकि वो वहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस को गेन कर सके। बाई ने ये तक सुन रखा था कि इसने काफी सारे क्लैन को टॉर्चर कर रखा था ताकि एक्सपीरियंस को
ले सके। एंड शायद यही वजह है कि शिजू आज अचानक से यहाँ पे आई है। लेकिन तभी जी बाई का मजाक उड़ाने के लिए बाई से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार उसने कितनी मार्शल आर्ट को सीख लिया है, क्योंकि आखिरकार वो फादर की लाइब्रेरी में जो गया है ताकि मार्शल आर्ट को सीख सके। इस सुनकर बाई कहता है कि बाई अपने मार्शल आर्ट में बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सीख सके। लेकिन जी तो बस बाई का मजाक उड़ाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा बाई पे अटैक कर देता है। लेकिन बाई बड़े आराम से अपने की एनर्जी को हाथ में इकट्ठा करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर जी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन बाई ने उसके अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन इसकी वजह से उसको भी अपने हाथ में पेन हो रहा होता है। संग और ह्यूग जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है कि बाई उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन इन बातों की वजह से तो जी का ईगो यहाँ पे हर्ट हो चुका होता है। वो बाई पे अपने एक मार्शल आर्ट को यूज करते हुए काफी सारे अटैक कर देता है, जिन अटैक्स को अपने ऊपर खाते हुए बाई कहता है कि मार्शल आर्ट काफी ज्यादा फेमिलियर है। एंड तब बाई को पता चलता है कि ये मार्शल आर्ट 13th टैग मार्शल आर्ट है जो कि शॉन वू क्लैन का है। लेकिन इन अटैक्स के बावजूद भी बाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाई जी से कहता है कि अटैक्स बुरे नहीं थे। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे संग और ह्यूग उसको और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि जी यहाँ पे बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बाई जी की मार्शल आर्ट को कह रहा है कि ये बुरे नहीं है। एंड इतना ही काफी था जी को वापस से ट्रिगर करने के लिए, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने और भी मार्शल आर्ट को बाई पे यूज करने लगता है। एंड इन सारे अटैक को देखकर बाई अपने मन में कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार मार्शल आर्ट परफॉर्म कैसे करे जाते हैं, क्योंकि खाली इनके बारे में पढ़कर ही पता नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद बाई भी एक अटैक को रेडी करते हुए सीधा जी के चेस्ट पे मार देता है। एंड ये एक अटैक ही काफी था यहाँ पे जी को ढेर करने के लिए। लेकिन अब संग और ह्यूग यहाँ पे सीरियस हो चुके होते हैं, जो कि बाई से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं किया है, क्यों ना बाई उनको भी अपनी स्किल थोड़ी सी दिखा दे। लेकिन इससे पहले वो दोनों बाई पे अटैक करते तभी यहाँ पे शिजू उन लोगों से कहती है कि ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि वो थके हुए इंसान को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। शिजू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन संग यहाँ पे शिजू से कहता है कि वो खाली अपने भाई की केयर करते हैं, इसीलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। एंड बस शिजू की वजह से वो लोग बाई पे अटैक नहीं करते। एंड इसके बाद वो लोग जी को अपने साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस फाइट के बाद यहाँ पर बाई काफी ज्यादा थक चुका होता है। बाई डिसाइड करता है कि उसे अपने फैट का कुछ करना होगा, क्योंकि बाई की फैट की वजह से उसका स्टेमिना काफी तेजी से खत्म होता है। लेकिन बाई यहाँ पे जब रेस्ट करने ही वाला था तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पैट्रिया जा चुके होते हैं। इन्हें देखकर बाई यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है। एंड वो पैट्रियाज से कहता है कि बाई बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पैट्रियाज ने पहले ही बाई की फाइट को देख लिया था, इसीलिए वो बाई से कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। इसके बाद वो बाई से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाई ने यहाँ पे 13 स्वॉर्ड टेक्निक को यहाँ पे पढ़ा है। इस सुनकर बाई डरते हुए हाँ कहता है, लेकिन पैट्रियाज को इस बारे में पता चल जाता है कि बाई यहाँ पे झूठ बोल रहा है। इसलिए पैट्रियाज डिसाइड करते हैं कि वो बाई को ये टेक्निक खुद परफॉर्म करके दिखाएंगे। साथ ही बाई से कहते हैं कि ये टेक्निक सीखने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन पैट्रियाज उम्मीद करते हैं कि बाई जल्द से जल्द सीख पाएगा। ये कहने के बाद उन्हें शॉन वू क्लैन की 13 स्वॉर्ड टेक्निक को बाई के सामने परफॉर्म करके दिखा दिया होता है। इस टेक्निक को देखने के बाद बाई को यकीन नहीं होता कि इसके सामने 13 स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म किया जा रहा है। बाई कहता है कि हर एक अटैक के साथ ये टेक्निक और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो कि इससे पहले वाले टेक्निक से और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। बाई डिसाइड करता है कि वो इस टेक्निक को सीखे ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में बाई यहाँ पे वापस से मार्शल आर्ट्स की किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। बाई यहाँ पे एंसेस्टर्स की किताबों को पढ़ रहा होता है ताकि उसे कुछ खास देखने को मिल जाए। लेकिन इतनी देर खोजने के बाद भी उसे कोई ऐसी बुक नहीं मिलती जिसके अंदर उसे कोई अच्छी टेक्निक देखने को मिले। लेकिन इसी बीच तभी उसे एक बुक का कवर बहुत ज्यादा थिक लगता है। एंड जैसे उस बुक को खोलता है उससे पता चलता है कि इसके अंदर एक टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट है। एंड इस टेक्निक के बारे में पता करने के बाद बाई को पता चलता है कि टेक्निक 14 फॉर्म है। इस टेक्निक के मिलने की वजह से बाई यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसको 14 फॉर्म नाम की कोई टेक्निक मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम याना को देखते हैं जो कि अपने बालों को ठीक कर रही होती है। वो इस बात से जेलस होती है कि यहाँ पे शिजू को काफी ज्यादा टेंशन मिल रही है, इसीलिए वो खुद के बारे में कंप्लेन करती है कि अगर उसके थोड़े से बाल और बड़े होते तो शायद वो भी काफी ज्यादा सुंदर लगती। लेकिन तभी याना को सुनने में आता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं कि ब्रदर जी जब लेडी शिजू के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था तो बाई ने उसे बहुत मारा। ये सुनने के बाद याना उन लोगों के पास जाती है एंड क्वेश्चन करती है कि क्या वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सच है। इस बात पे वो दोनों ही लोग यहाँ पे डरते हुए एग्री करते हैं। याना को इस बात पे यकीन नहीं होता कि बाई सच में कुछ ऐसा कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिजू अपने साथ वाली लड़की को शॉन वू क्लैन की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। ये इन्फॉर्मेशन देते हुए वो कहती है कि इन्फॉर्मेशन उसे बगल वाले सेक्ट से मिली है। ये सुनकर वो लड़की यहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि वो इसके लिए पे बैक करेगी। एंड इसके बाद हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है कि इस लड़की का नाम कायरा होता है। एंड इस लड़की का क्या बैकग्राउंड है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। शिजू यहाँ पे कायरा से क्वेश्चन करती है कि आखिर उसे मोटे लड़की के अंदर इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि शिजू ने कभी कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा मोटा हो। लेकिन कायरा बताती है कि बाई के लास्ट अटैक की वजह से वो यहाँ पे उससे इम्प्रेस हो गई कि आखिर वो इतनी मोटी बॉडी के साथ भी वो अटैक कैसे परफॉर्म कर पाया। ये सुनकर शिजू उसकी आँख की तारीफ करती है। साथ ही वो यहाँ पे कायरा को टॉन्ट मारते हुए भी कहती है कि बाई जैसे मोटे लड़के में इंटरेस्ट दिखाना सबसे ज्यादा बेकार चॉइस है। लेकिन इस चीज से कायरा को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई के बैटलफील्ड में जाने का टाइम आ चुका होता है, जहाँ पे येन एंड पैट्रियाज उसको अलविदा करने के लिए आए होते हैं। बाई पैट्रियाज को यकीन दिलाता है कि वो अपने क्लैन का नाम डूबने नहीं देगा। जाने से पहले येन ने बाई को
को यहाँ पे कुछ राइस बॉल्स दे दिए होते हैं। ये देखकर भाई उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल गए होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं एंड हमें उन लोगों के साथ में चलने वाले लीडर का नाम भी पता चलता है जो कि जैंग होता है। भाई को पता चलता है कि जैंग को भाई के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार है, तो उसे यहाँ पे मरने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भाई घोड़े से उतरते हुए बाकी लोगों से कहता है कि वो यूनान तक भाग के जाएगा। भाई की ये बात सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। भाई उन लोगों को यकीन दिलाता है कि वो बस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने वेट को थोड़ा सा कम कर सके। लेकिन लीडर इस चीज के लिए एग्री नहीं करता क्योंकि उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड वो भाई को अकेले ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, तो भाई इसके लिए उनको अपना घोड़ा देने की बात कहता है। ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एंड वो घोड़े को भी चेक करते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर होता है। लेकिन इसके बाद लीडर भाई से कहता है कि बहुत ज्यादा हाईली गिफ्ट है जो कि यहाँ पे वो नहीं ले सकता। लेकिन भाई उनके सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि वो उनके ऑनर की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो सच में यहाँ पे अपना वेट लॉस करना चाहता है ताकि वो बैटल फील्ड के अंदर लड़ सके, नहीं तो ऐसी बॉडी के साथ उसका स्टेमिना ही खत्म होगा और एक पॉइंट पे आके वो बस मारा जाएगा। एंड इतना ज्यादा भाई की कन्विंस करने की वजह से वो लोग आखिरकार एग्री कर देते हैं। इसके बाद भाई भी खुद को रेडी कर लेता है ताकि वो यूनान तक भाग के जा सके, लेकिन भाई के रेडी होते ही वो यहाँ पे उल्टी कर देता है। ये देखकर बाकी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या भाई यहाँ पे ठीक है। शायद भाई के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम कभी भागा ही नहीं है, लेकिन भाई उन लोगों को उसकी चिंता करने के लिए ना कहता है। लेकिन अगले ही सीन में यहाँ पे भाई पूरी तरीके से थक चुका होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं एंड उसके बाद ही उसकी यह हालत हो चुकी है। भाई ने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए भागना इतना ज्यादा टफ होने वाला है, लेकिन तभी उसके सामने हम कायरा को देख पाते हैं जो कि भाई से कहती है कि अगर तुम चाहो तो इससे तुम अपना पसीना पोंछ सकते हो। उसे देखकर भाई शौक होते हुए कहता है कि लेडी कायरा यहाँ पे क्या कर रही है। भाई के मुंह से अपना नाम सुन के लेडी कायरा यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाती है एंड भाई को उसका नाम कैसे पता है वो उसके लिए क्वेश्चन भी करती है। इस सुनकर भाई कहता है कि कल लेडी सीजू ने उसका नाम लिया था। इस सुनकर कायरा उसकी मेमोरी की यहाँ पे तारीफ करती है। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि उम्मीद करती है कि भाई अपना बेस्ट देगा एंड बैटल फील्ड के अंदर यूं ही नहीं मारा जाएगा। ये देखकर बाकी के लोग भाई से कहते हैं कि सच में वो लोग काफी ज्यादा जेलस है कि यहाँ पे ऐसे एक लेडी ने उसको रुमाल दिया है, लेकिन भाई लोगों को वापस से चलने के लिए कहता है एंड हर थोड़ी देर बाद बाइक की भागने की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके साथ वाले लोग हर रास्ते पे बाइक को सपोर्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है एंड हमें पता चलता है कि इन लोगों ने रुकने के लिए एक जगह ले ली होती है। भाई उन लोगों से खाने के लिए खाना मांगता है, लेकिन वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या भाई वो खाना नहीं खाना चाहता जो कि उस लेडी ने उसको निकलने से पहले दिया था। इस सुनकर भाई कहता है कि ना की कुकिंग स्किल यहाँ पे अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग भी भाई को खाना खिलाने के लिए एग्री हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो लोग भाई के साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें डार्क चीज पता चलती है कि भाई ने वो खाना नहीं खाया था बल्कि उसने इसलिए फेंक दिया था क्योंकि इस खाने के अंदर पॉइजन था और उसको खाने की वजह से कुछ कौवे भी यहाँ पे मर चुके होते हैं। एंड भाई खुद से कहता है कि यूएना की हर एक चीज को फ्यूचर में पे बैक करेगा। भाई हमें याना के बारे में बताता है कि उसे हमेशा से ये लगा था अपने पास्ट लाइफ के अंदर याना उसकी फैमिली है, लेकिन याना के बदलते बिहेवियर के साथ यहाँ पे भाई को ऐसा लगा कि याना बदल रही है। वो याना की आंख में नफरत को साफ देख पा रहा था, लेकिन फिर भी भाई को ऐसा लगा कि शायद वो गलत भी हो सकता है। लेकिन भाई की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि याना का बिहेवियर चेंज हुआ है, जबकि भाई इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि याना सच में बहुत बड़ी कमीनी है जो कि उसे पसंद ही नहीं करती एंड वो खाली उसके सामने दिखावा करती है एंड उसे मौका मिलते ही मार देना चाहती है। एंड हो सकता है कि याना ही वो पर्सन हो जिसने उसके फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को मारा हो, लेकिन भाई को इस बात की खुशी है कि उसके फादर अभी भी उसके लिए खड़े हैं। इसके बाद भाई अपने साथ वाले लोगों से एक ब्लेड की डिमांड करता है। ये सुनकर जैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। इसके बाद भाई बताता है कि उस दिन के बाद से ये जर्नी उसके लिए ट्रेनिंग बन चुकी थी और जैसे जैसे उसे टाइम मिलता है वो अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की वजह से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे भाई का धीरे धीरे करके वेट कम हो रहा होता है, क्योंकि भाई अच्छी तरीके से जानता था कि वो यहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर उसे बैटल फील्ड के अंदर सर्वाइव करना है तो अभी की हर एक मिनट ही उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैटल फील्ड के अंदर वो बड़े आसानी से मारा जाएगा। और भाई की इतनी हार्ड ट्रेनिंग देखकर लीडर जैंग भी उसे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने आज से पहले कभी भी किसी को इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है। ये सुनकर भाई भी उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है, जिस अटैक को भाई यहाँ पे झुक कर डॉच कर लेता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। एंड हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर हाउस होल्ड के ये बैंडिट्स होते हैं। एंड हम उनके लीडर गुसान को भी देख पाते हैं। गुसान उन लोगों से कहता है कि वो लोग जल्दी यहाँ पे मरने वाले हैं और गुसान को देखकर लीडर जैंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो भाई को ये बताते हैं कि टाइम मिलते ही वो यहाँ से भाग जाए। भाई हमें गुसान के बारे में बताता है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हल्के में लिया जा सके। ये पर्सन दिखने में भले ही नॉर्मल सा लगता हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि इस पर्सन ने प्रॉपर मार्शल आर्ट को सीख रखा है, तो इसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी लीडर जैंग गुसान के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ सुना है एंड इस जैंग के लिए काफी गर्व की बात है कि वो उनसे यहाँ पे मिल पाया। एंड वो गुसान से क्वेश्चन करता है कि कोई ऐसा तरीका है कि वो यहाँ से उन्हें जाने दे। गुसान जैंग से कहता है कि अगर वो अपना सब कुछ यहाँ पे छोड़ देता है तो वो उन्हें जाने देगा, यहाँ तक वो लोगों के कपड़े तक को छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर जैंग भी तुरंत ही अपने लोगों से कहता है कि सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ और अपने घोड़ों को निकाल के सामने की तरफ दे दो। लेकिन तभी भाई आगे की तरफ आते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत
कैसे हुई यहाँ पे सोनलू क्लैन के थर्ड सन पर अटैक करने की। ये सुनकर गुसान इस चीज का प्रूफ मांगता है तो भाई अपना ब्रॉन्ज टोकन निकाल के गुसान को दिखाता है कि वो यहाँ पे सोनलू क्लैन से बिलोंग करता है। लेकिन ये टोकन देख के गुसान के मुंह में पानी आ चुका होता है। इसके बाद भाई से वो टोकन मांगता है ताकि वो इस चीज को वेरीफाई कर सके। लेकिन भाई पहले से उसके इंटेंशन के बारे में जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो टोकन उसे दे देता है। गुसान के ये टोकन हाथ में आता ही तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीधा भाई इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। एंड भाई बिना टाइम वेस्ट करे सीधा गुसान के दिल पे अटैक करता है। एंड इस अटैक के साथ ही गुसान यहाँ पे मारा जाता है। लेकिन ये देखकर बाकी बैंडिट्स यहाँ पे रेज में आ चुके होते हैं, जो कि बाई पे अटैक करते हुए कहते हैं कि इसने सरप्राइज अटैक किया है। लेकिन उनके अटैक से बाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उनके अटैक से बड़े आराम से डॉच कर रहा होता है। लेकिन अगले ही पल बाई अपने मार्शल आर्ट को यूज करते हुए उन सारे के सारे लोगों को ही जान से मारने लगता है। एंड बाई को अकेले फाइट करता हुआ देखकर बाकी के वॉरियर्स भी बैंडिट्स पे अटैक कर देते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग बाई से अपनी जान बचा रहे होते हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से उन लोगों को मार रहा होता है। एंड बाकी के बचे हुए बैंडिट्स यहाँ से डर के भाग जाते हैं। एंड इतने सारे बैंडिट्स को मार के बाई खुश होता है क्योंकि वो अपने प्राइम टाइम को फील कर पा रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो जमीन पे लेट जाता है क्योंकि इतना कुछ करने की वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका है। लेकिन तभी लीडर जंग बाई से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाई कोई मार्शल मास्टर है जो कि बस अब यंग हो चुका है। लेकिन बाई उसकी बातों को बकवास बताता है कि पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर लीडर जंग कहते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लीडर जंग ने देखा वो भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। बाई ने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया, वो बिना हेजिटेशन के। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि कोई भी कर सकता है। एंड लीडर जंग कहते हैं कि बाई ने जो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया है वो टेक्निक शायद उन्होंने कभी देखी है। ये सुनकर बाई जैंग को बताता है कि 30 स्वॉर्ड टेक्निक है जो उसने हाल ही में सीखा है। लेकिन जैंग को यकीन ही नहीं होता कि बाई ने यहाँ पे जो टेक्निक यूज की है वो 30 स्वॉर्ड टेक्निक है। लेकिन वो बाई के सामने अपना पॉइंट रखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा था वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। बाई को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स को चला रखा है। लेकिन बाई टॉपिक को चेंज करते हुए यहाँ पे लीडर जैंग से क्वेश्चन करता है कि उन्होंने किस टेक्निक को सीखा है। लेकिन लीडर जैंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 20 साल लगा के 6 यूनियन हार्ट टेक्निक को सीखा है। ये सुनकर बाई भी यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि भले ही 6 यूनियन किसी भी स्टोर के अंदर बड़े आराम से मिल जाए, लेकिन 20 साल लगा देना वो भी एक टेक्निक के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद लीडर जैंग अपने बाकी वॉरियर से कहते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन लीडर जैंग को देखकर बाई कहता है कि उन्हें देखकर उसे खुद की याद आती है, क्योंकि लीडर जैंग के अंदर बस जिस चीज की कमी है वो है एक प्रॉपर मार्शल आर्ट को सीखने की। उन्हें कभी भी किसी तरीके से प्रॉपर मार्शल आर्ट सिखाया ही नहीं गया। यही वजह है कि उन्होंने एक टेक्निक को 20 साल दे दिए। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग यूनान टेरिटरी में आ चुके होते हैं। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं पूरे 9 दिन बाद। एंड 9 दिन की जर्नी जितना उनके लिए हार्ड थी उससे कई ज्यादा हार्ड थी ये बाई के लिए, क्योंकि बाई ने पूरे के पूरे 9 दिन ट्रेनिंग करी है। इसके बाद सारे के सारे लोग अंदर आ जाते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हुए काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उसी इनके अंदर लेडी कायरा भी आ चुकी होती है और अपने सामने लेडी कायरा को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंड कायरा को देखकर यहाँ पे बाई उसको ऑफर करता है कि वो हमारे साथ आके खाने का क्यों नहीं खाती। लेकिन बाई के करने से पहले ही हम देखते हैं कि कायरा ने उन लोगों को ज्वाइन कर लिया होता है। ये देखकर बाई भी शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि कायरा पहले से ही ये डिसाइड करके आई थी कि वो हमें ज्वाइन करेगी। इसके बाद लोग कायरा से क्वेश्चन करते हैं कि लेडी कायरा यहाँ पे क्या खाना पसंद करेंगी। लेकिन तभी कायरा कहती है कि खाने का ऑर्डर करने से पहले वो यहाँ पे कुछ कहना चाहती है कि वो बैटलफील्ड के अंदर फ्रंट लाइन में फाइट करना चाहती है। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। एंड बाई को भी समझ में नहीं आता कि लेडी कायरा ये क्यों करना चाहती है। लेकिन कायरा टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि बाई ने अपने वेट को काफी ज्यादा लॉस कर लिया है। बाई भी हंसते हुए कहता है कि ये बस बाई की हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा है। इसके बाद वो लोग वापस से हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कायरा कहती है कि वो बाहर थोड़ी हवा खा के आना चाहती है। एंड ये कहने के बाद वो लोगों से अलग होकर सीधा बाहर आ चुकी होती है। चाहे वो बाई के बारे में कहती है कि बाई पहले जैसा क्यूट नहीं रहा है, वो पहले किसी टेडी बेयर की तरह लगता था। एंड बाई के बारे में जानने के बाद से ही उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बाई के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बैटलफील्ड के अंदर जा रहा है। इसीलिए कायरा उसे यूं ही मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए कायरा ने डिसाइड किया था कि वो उसको फॉलो करेगी एंड फ्रंट लाइन में प्रोटेक्ट करेगी। खैर कायरा ने अपना डिसीजन बदल लिया है, अब वो यहाँ पे फ्रंट लाइन के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि लेडी कायरा को ऐसा लगता है कि अब इस चीज की कोई भी जरूरत ही नहीं है। कायरा डिसाइड करती है कि वो अपने घर लौट जाएगी, क्योंकि उसकी फैमिली उसके लिए चिंता कर रही होगी। लेकिन अगले ही पल वो किस पावरफुल चीज की प्रेजेंस को फील करती है एंड वो चीज काफी तेजी से कायरा की तरफ ही बढ़ रही होती है। इसलिए कायरा भी अटैक करने के लिए रेडी होते हुए सीधा उसी की तरफ बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन करते हुए कि आखिरकार उस तरफ कौन है। एंड तभी हम एक रंगे पर्सन को देख पाते हैं जो कि कायरा पे अटैक करता है, लेकिन कायरा बड़े आराम से उसके अटैक को डॉच कर लेती है। कायरा उस पर्सन के बारे में बताती है कि पर्सन अटैक को डॉच नहीं कर रहा है। एंड कायरा उसके ऑरा से ये भी फील कर पा रही होती है कि उसको खुद को डिफेंड करने का कोई भी टेंशन नहीं है। इसलिए कायरा भी यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करती और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन कायरा के इस अटैक के बावजूद भी उस पर्सन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो रिटर्न में कायरा की तरफ ही एक अटैक कर देता है, जिससे कायरा अपने स्वॉर्ड से रोकने का ट्राई करती है। लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कायरा यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे की तरफ ढकेली जाती है। एंड उस पर्सन को देखकर कायरा शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्या किसी तरीके का कोई ठरकी इंसान है। लेकिन कायरा ये भी नहीं रुकती, बल्कि वो उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक कर देती है। लेकिन कायरा के इतना अटैक करने के बावजूद भी उस पर्सन को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कायरा को भी यकीन नहीं होता कि उसके अटैक इस पर्सन पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी हम लीडर जैंग के वॉरियर में से एक वॉरियर को देखते हैं जो
जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। वो सीधा उस पर्सन पर अटैक करते हुए कायरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अटैक करने की वजह से उस वॉरियर की तलवार यहाँ पे टूट जाती है। एंड अगले ही पल जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इस पर्सन ने इस वॉरियर को मार दिया होता है। ये देखकर कायरा बिना टाइम वेस्ट करे सीधा यहाँ पे उस पर्सन के पीछे आ जाती है एंड उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, लेकिन उस पर्सन ने एक हाथ से ही यहाँ पे कायरा के अटैक को रोक लिया होता है एंड वो कायरा की तरफ काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। एंड ये चीज देखकर कायरा भी यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उस पर्सन पे अटैक होता है एंड अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाय होता है, जो कि क्वेश्चन करता है कि कायरा ठीक है। साथ ही बाय उस वॉरियर की बॉडी भी देख लेता है। ये देखकर वो बाकी लोगों से कहता है कि वो उस बॉडी को लेके इनके अंदर जाएं, लेकिन लीडर जैंग बाय को अकेले पीछे छोड़ने के लिए एग्री नहीं करते, क्योंकि वो पर्सन इतना खतरनाक है कि उसने वॉरियर यान को एक ही अटैक में मार दिया है। ये सुनकर बाय कहता है कि वो पर्सन खाली उन्हें फॉलो कर रहा है तो उन्हें यहाँ से जल्द जाना चाहिए, लेकिन तभी वो नंगा पर्सन सीधा बाय की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी इसे बचाने के लिए कायरा उसके सामने आ जाती है, जो कि सीधा उस पर्सन के अटैक को यहाँ पे रोक लेती है। होमीज कमेंट कर दो डब्ल्यू वाइफू। एंड तभी बाय अपनी बात को रिपीट करते हुए लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उस पर्सन के प्रेशर की वजह से यहाँ पे कायरा का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड कायरा सीधा जमीन की तरफ गिरने लगती है। एंड तभी वो पर्सन सीधा कायरा पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी बाय यहाँ पे कायरा का मुंह पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच लेता है एंड बाय कायरा को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि बाय ने फिगर आउट कर लिया था कि वो पर्सन देख नहीं सकता है, वो खाली आवाज सुनने की वजह से उस चीज पर अटैक कर पा रहा है। लेकिन तभी उन लोगों को इनसे आवाज आती है। ये देखकर मॉन्स्टर सीधा इनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जैसे ही कायरा एंड बाय यहाँ पे इनमें पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इनमें से काफी सारे लोग तो अब यहाँ पे मर भी चुके होते हैं। और तभी बाय की नजर पड़ती है कि उस पर्सन ने लीडर जैंग की तलवार को भी पकड़ रखा है। ये देखकर बाय बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उस पर्सन पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पर्सन काफी दूर जाके गिरता है। एंड अब से हम इसे पर्सन नहीं बल्कि मॉन्स्टर ही बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाय यहाँ पे सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसीलिए वो आवाज कर रहे होते हैं। इसे देखकर बाय को पता चल जाता है कि अगर वो यहाँ पे सबको शांत नहीं कर पाया तो सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसीलिए बाय चिल्लाते हुए सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है एंड इतनी सारी आवाज होने की वजह से वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस साइड जाना है। लेकिन कायरा इसी मौके का फायदा उठा के सीधा उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने बड़े आराम से ही कायरा के अटैक को रोक लिया होता है। लेकिन कायरा बिना रुके सीधा उस मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देती है। इसी बीच वो बाय को बाकी लोगों को समझाने के लिए कहती है। इसके बाद बाय आखिरकार सही से यहाँ पे लोगों को समझा पाता है कि उन सबको शांत रहना है, क्योंकि मॉन्स्टर भले ही देख नहीं सकता लेकिन ये मॉन्स्टर सुन सकता है एंड इसी चीज पर ये अटैक करता है। लेकिन बाय ये चीज भी फिगर आउट कर लेता है कि भले ही पर्सन देख नहीं सकता और अगर हम लोग शांत हो जाते हैं तो ये सुन भी नहीं पाएगा, लेकिन इस चीज से सिचुएशन नहीं बदलने वाली, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर सुन भी नहीं पाता है तो फिर ये अपने नोज का यूज करेगा सूंघने के लिए। इसीलिए बाय डिसाइड करता है कि वो कैसे न कैसे करके इस मॉन्स्टर का अटेंशन अपनी तरफ खींचेगा। इसके बाद वो कायरा से शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हमें बाय का प्लान पता चलता है कि अगर चारों तरफ से आवाज आएगी तो ये पता ही नहीं कर पाएगा कि आवाज आ किस तरफ से रही है। इसीलिए बाय ने कुछ सामान को उठाया होता है, वो सीधा उस मॉन्स्टर के अगल बगल फेंक देता है। इस वजह से वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठा के बाय उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। बाय जानता था कि छोटी सी भी गलती उसकी यहाँ पे जान ले सकती है, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बाय जैसे ही उसके पास पहुंच जाता है तभी एक पर्सन गलती से आवाज कर देता है और इस वजह से वो मॉन्स्टर सीधा बाय की तरफ मुड़ जाता है। और इस पॉइंट पे मॉन्स्टर दिखने में और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है, लेकिन तभी बाय खुद से कहता है कि अब यहाँ पे पीछे नहीं हट सकता। एंड इस पॉइंट पे बाय को पता चल चुका था कि इस मॉन्स्टर के खाली कुछ सेंसेस ही काम कर रहे हैं एंड इस मॉन्स्टर की बाकी की पूरी बॉडी ओवर पावर्ड है। एंड तभी बाय उस मॉन्स्टर की आंख खोलता है, सीधा उसमें अपना मुक्का मार देता है एंड इस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाय कायरा से कहता है कि इसके मुंह के अंदर अटैक करो। भले इस मॉन्स्टर की बाहर की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इसके मुंह के अंदर अटैक किया जा सकता है एंड इस वजह से स्वॉर्ड की एनर्जी को अपने से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। एंड बाय की बात सुनने के बाद कायरा भी बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर अटैक कर देती है। इस वजह से वो मॉन्स्टर दर्द में काफी तेज चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके बाद बाय भी यहाँ पे स्वॉर्ड पे अपना हाथ लगाता है एंड ये दोनों मिलकर आखिरकार उस मॉन्स्टर को यहाँ पे चांद से मार देते हैं। हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। जानने को मिलता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग अब मारे जा चुके होते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि बाय भी वहाँ पे आ चुका होता है। लीडर जैंग बाय से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाय अब यहाँ से जा रहा है। इस सुनकर बाय कहता है कि अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है और उसे कवर करना है, इसीलिए बाय यहाँ से जा रहा है। इस सुनकर लीडर जैंग भी उसको आगे की जर्नी के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लेकिन बाय तीनों लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि उन लोगों ने उसके सफर में काफी ज्यादा साथ दिया है। उनके सपोर्ट के बिना शायद बाय यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। इसके बाद बाय अपने पास से बुक्स को निकालते हुए कहता है कि वो खाली इतना ही यहाँ पे लिख पाया, लेकिन बाय ये कह सकता है कि 6 यूनियन हार्ट से काफी ज्यादा बेटर टेक्निक्स होने वाली है। ये कहने के बाद तीनों को एक एक बुक दे देता है। इस टेक्निक को देखने के बाद लीडर जैंग को यकीन नहीं होता कि बाय ने इस चीज को अपने हाथ से लिखा है। एंड लीडर जैंग को जो बाय ने टेक्निक दी है वो उसने सियोल से लिया था। हाँ, सियोल वही पर्सन है जो कि बाय का रोल मॉडल है। एंड हमें इस मेथड के बारे में जानने को मिलता है कि ये हार्ट प्रिजर्वेशन मेथड टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया जाए तो फिर ये टेक्निक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन लीडर जैंग बाय से क्वेश्चन करते हैं कि बाय उनके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। बाय ने पहले ही घोड़ा देकर ऑलरेडी ओवर पे कर दिया है। बाय उन्हें बताता
बताता है कि उन लोगों ने उसका सफर में एक दोस्त की तरह साथ दिया है, तो क्या इसे बाय उनका फ्रेंड नहीं बन जाता। एंड ये बाय की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है उसके फ्रेंड्स के लिए। ये सुनकर लीडर जैंग और उसके बाकी के साथी भी बाय का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद बाय उम्मीद करता है कि जब वो लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो फर्स्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से मिल पाएगा। ये सुनकर लीडर जैंग बाय को यकीन दिलाता है कि वो फर्स्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन के रहेगा। इसके बाद बाय अब वहाँ से निकल चुका होता है। रास्ते में कायरा बाय से कहती है कि उसने आज से पहले किसी मार्शल आर्टिस्ट को दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे बुक देते हुए नहीं देखा है। लेकिन भाई कायरा को कहता है कि उसने उन लोगों को सियानवू क्लैन की कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट को नहीं दिया है, बल्कि उसने कोई नॉर्मल सी मार्शल आर्ट उनको दी है। एंड भाई टॉपिक को चेंज करते हुए कायरा से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार क्यों बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन पे रह के फाइट करना चाहती है। कायरा उसे कहती है कि बैटलफील्ड में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ की चिंता बिना करे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड वो लोग उन खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। एंड उसके फादर ने भी उससे कहा है कि अगर किसी को उसकी जरूरत पड़े तो कभी भी वो पीछे नहीं हट सकती। कायरा की ये बातें जानने के बाद बाई को यकीन नहीं होता कि इतनी कम एज के अंदर भी इतनी मैच्योर हो सकती है। एंड बाई कायरा से माफी भी मांगता है कि उसने पहले उसको मिस जज कर दिया, लेकिन कायरा बाई को इस बारे में चिंता करने के लिए नहीं कहती है। ये बात जानने के बाद बाई के चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड कल्ट वालों ने 7 फॉर्चून के लोगों पर अटैक कर दिया होता है। वो एक लड़की के सामने उसी के साथी को जान से मार देते हैं। एंड उन्हें कल्ट में का एक पर्सन उस लड़की से क्वेश्चन करता है कि क्या ये उसका लवर था, लेकिन वो उस लड़की को छेड़ते हुए कहता है कि वो जल्दी अपने लवर के बारे में भूल जाएगी। एंड इस तरीके से उन लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की यहाँ पे रेड फ्लेयर को जला देती है, जिससे ऊपर की तरफ यहाँ पे इशारा जाता है कि वो लोग यहाँ पे हैं। वो डीमन कल्ट का पर्सन परेशान होते हुए कहता है कि इस लड़की ने यहाँ पे रेड फ्लेयर को जला दिया है, उन्हें जल्द से जल्द एक और लड़की को किडनैप करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहने के बाद डीमन कल्ट वालों ने मिस फॉर्चून के सारे लोगों पर अटैक कर दिया होता है। ये सुनकर उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द फॉर्मेशन को बनाना होगा। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं, लेकिन जानने को मिलता है कि वो डीमन कल्ट वाले लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो इस फॉर्मेशन को एक ही अटैक में बहुत बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। फेमन मिस फॉर्चून सेट वालों को यहाँ पे उन लोगों को हैंडल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि नंबर में ज्यादा तो होते ही है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन अगले पल हम वहाँ पे एक पर्सन को आता हुआ देखते हैं। ये पर्सन 13 स्क्वाड कॉप्स का 4th स्क्वाड लीडर होता है, एंड इस पर्सन का नाम हॉक होता है। एंड हॉक को देखकर 7 फॉर्चून के सारे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड साथ ही डीमन कल्ट वाले लोग हॉक को देखकर कहते हैं कि क्या उन्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी उनमें से पर्सन डिसाइड करता है कि वो हॉक से फाइट करेगा, कि हॉक सिर्फ अकेला है एंड वो यहाँ पे अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ के अटैक करता है, यहाँ पे हॉक बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एंड इतना काफी था उस पर्सन को यहाँ पे शॉक करने के लिए। एंड अगले ही पल हॉक एक ही अटैक में उसे पीछे की तरफ ढकेल देता है। लेकिन तभी डीमन कल्ट के बाकी लोगों से बताते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि उनके पास यहाँ पे एक और पर्सन काफी तेजी से बढ़ रहा है। एंड हमें जानने को मिलता है कि टैंक क्लैन की जीनस होती है एंड इसका नाम यून होता है। लेकिन अगले ही पल हॉक उस पर्सन पे वापस से अटैक कर देता है। एंड वो इस अटैक को रोकने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो इस चीज में फेल हो जाता है। एंड वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द एक लड़की को किडनैप करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तब तक के लिए वो यहाँ पे फाइट करके टाइम को निकालता है। इसके बाद डीमन कल्ट के सारे लोग सीधा यून पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर यून पीछे की तरफ भागने लगती है। एंड ये देखकर डीमन कल्ट वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यून यहाँ पे डर चुकी है। लेकिन यून के चेहरे पे तो एक छोटी सी स्माइल थी, जो कि हमें सब बता रही होती है। और अगले ही पल उन पर वाइस स्क्वाड लीडर का अटैक हो चुका होता है। ये देखकर डीमन कल्ट वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि वो यहाँ पर ट्रैप में फंस चुके हैं। यून उन लोगों का मजाक उड़ाती है कि उन्हें ये चीज काफी देर बाद रियलाइज हुई। एंड इसके बाद यून उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल 13 ड्रैगन कॉर्प्स के हम कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि एक ही अटैक में सामने वाले पर्सन के स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। एंड हमें कैप्टन का नाम जानने को मिलता है, जो कि यांग होता है। अगले ही पल हम एक और पर्सन को देखते हैं, जो कि एक ही अटैक में यहाँ पे काफी सारे डीमन कल्ट के लोगों को मार देता है। एंड ये पर्सन 1st स्क्वाड का लीडर ग्योसंग होता है। इतने सारे लोगों को देखकर ब्लड डीमन कल्ट के लीडर को भी पता चल जाता है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो अपने पीछे हॉक को देख पाता है, जिसके बारे में वो पूरी तरीके से भूल ही चुका था। वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन हॉक उस पे एक अटैक करता है, लेकिन इससे खाली वो इंजर्ड होता है। एंड इस तरीके से वो यहाँ से निकल के भाग जाता है। एंड गाइस मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे मिस फॉर्चून सेट को कह दिया। ये डीमन कल्ट वाले लोग ही मिस फॉर्चून सेट से बिलोंग करते हैं। एंड हम एक पर्सन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे भाग के आता है एंड वो लेट आने के लिए माफी मांगता है। ये देखकर वाइस लीडर हॉक पे चिल्लाता है कि अगर वो टाइम पे आता तो यहाँ पे उनमें से एक पर्सन को तो जरूर जान से मार देते। एंड हाँ, ये पर्सन सियोल होता है, वही पर्सन जो कि बाय का रोल मॉडल है। एंड ये भी एक स्क्वाड का लीडर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सियोल की स्क्वाड की लड़की वाइस लीडर पे चिल्लाते हुए कहती है कि वो यहाँ पे सियोल के ऐसे इंसल्ट और नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही 2 स्क्वाड लीडर को खो चुके हैं। एंड सियोल जितना हो सके उतनी तेज यहाँ पे आए हैं। और हमें जानने को मिलता है कि वो स्पिरिट स्पाइडर को मारने के बाद यहाँ पे आए हैं। साथ ही हमें स्पिरिट स्पाइडर के बारे में कुछ चीजें जानने को मिलती है, जैसे कि वो यहाँ पे एसेंस को एब्सॉर्ब करता है एंड इस वजह से उसकी की काफी तेजी से बढ़ती है। ये डेमोनिक क्रिएचर काफी सारे क्रिएचर में से एक है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इसके बाद वो लड़की वापस से वाइस लीडर को समझाती है कि ये बात वाइस लीडर भी अच्छी
तरीके से जानते हैं कि अगर स्पिरिट स्पाइडर को टाइम रहते नहीं मारा गया तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एंड ये बात जानने के बाद आखिरकार वाइस लीडर यहाँ पे सियोल को छोड़ देते हैं, लेकिन वो लड़की वापस से वाइस लीडर पे चिल्लाती है कि उन्हें सियोल से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सियोल उस लड़की को समझाते हैं कि करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वाइस लीडर कोई बुरा पर्सन नहीं है, बस वो यहाँ पे इसलिए अपसेट है क्योंकि उन्होंने अपने स्क्वाड का एक पर्सन खो दिया है। एंड तभी हम यून को देखते हैं जो कि यहाँ पे सियोल से कहती है कि सियोल काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए उसके स्क्वाड मेंबर को ही आगे आके उसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर सियोल ऐसे ही रहता है तो उसके स्क्वाड मेंबर के लिए ही आगे चल के दिक्कतें होंगी। लेकिन तभी ग्योसंग कैप्टन से क्वेश्चन करता है कि उसने सुना है कि एक न्यू रिक्रूटर यहाँ पे आ रहा है, वो ये उम्मीद करेगा कि वो पर्सन यहाँ पे कुछ दिन तो सरवाइव कर पाएगा। एंड हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्सन हमारे बाई के बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बाई एंड कायरा यूनान के सेकंड हेडक्वार्टर में आ चुके होते हैं। वहाँ पे एक लड़की बाई एंड कायरा को वेट करने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पे वाइस कैप्टन जल्दी आने वाले हैं। बाई बस उम्मीद करता है कि कायरा को यहाँ पे लाने की वजह से कोई यहाँ पे दिक्कत खड़ी ना हो जाए। कायरा बाई से क्वेश्चन करती है कि क्या उसे 13th ड्रैगन कॉर्प्स के स्क्वाड के बारे में पता है, क्योंकि बताया जाता है कि स्क्वाड के अंदर सारे के सारे मेंबर काफी ज्यादा यंग हैं। खाली स्क्वाड के अंदर एक ही पर्सन मिड एज का है जो कि उनका कैप्टन है। बाई कायरा से कहता है कि हाँ, उसने भी इस बारे में सुना है। बाई से हमें एक और चीज जानने को मिलती है कि फ्यूचर के अंदर वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग बनने वाले हैं, क्योंकि भले ही वो लोग यंग है लेकिन उनके पास काफी ज्यादा बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस है, और यही चीज है जो उन लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल बनाती है। वहाँ पे तीसरी लड़की बाई से क्वेश्चन करती है कि उनके पास से कोई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं आया है। बाईस का आंसर देता है कि ऐसा बस इसलिए है क्योंकि उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बाईस से हमें एक और चीज जानने को मिलती है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि न ही तो उन लोगों को पैसे मिलते हैं और न ही से कोई नाम होता है। यहाँ तक उन लोगों की बॉडीज तक बैटलफील्ड के अंदर ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्हें खाली ऐसा हीरो घोषित कर दिया जाता है जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। एंड यही वजह है कि बहुत कम ही लोग आते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी में आते हैं। लेकिन अगले ही पर 13 ड्रैगन कॉर्प्स के वाइस कैप्टन को हम देख पाते हैं एंड इनका नाम ह्यून होता है। ह्यून क्वेश्चन करते हैं कि वो सब उनके बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन बेचारे ह्यून का ऑरा माइनस में तब चला जाता है जब कायरा क्वेश्चन करती है कि क्या वो यहाँ पे फेमस है, क्योंकि कायरा ने उससे पहले नहीं तो उसका नाम सुना है न ही वो उसे जानती है। ये सुनकर ह्यून एम्बैरेस होते हुए कहता है कि लगता है कि उसके पास नॉलेज की कमी है, लेकिन कायरा कहती है कि कायरा को हर एक पर्सन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है जो कि पावरफुल है। क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यून कोई सीक्रेट मास्टर है जिसके बारे में कायरा को नहीं पता हो? ये सुनकर तो बेचारे की और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद वो एक लेटर लेता है जिसके अंदर से वो देखेगा कि आखिरकार उन्हें किस स्क्वाड के अंदर डालना है। सबसे पहले वो बाई के बारे में बात करता है कि वो सियानवू क्लैन से है, एंड जो नेक्स्ट पर्सन है वो चियोन की सबसे बड़ी बेटी है, एंड उसका नाम एलिस जो कि अनऑर्थोडॉक्स से बिलोंग करती है। एलिस के बारे में जानने के बाद बाई भी काफी शौक हो जाता है, क्योंकि एलिस के फादर काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को फ्रंट लाइन में भेजा है, यानी कि लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कायरा के बारे में जिसके बैकग्राउंड की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ह्यून उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार उसका बैकग्राउंड क्या है। इस सुनकर वो लड़की कहती है कि उसने कभी नहीं सुना कि हेडक्वार्टर इस चीज के बारे में पूछता है, लेकिन ह्यून उससे कहते हैं कि अगर वो ये नहीं बताती है तो उससे फिर कोई और सी स्क्वाड को ज्वाइन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे अपने पेरेंट या फिर बैकग्राउंड को रिवील करना होगा। लेकिन भाई कायरा की साइड लेता है कि यहाँ पे कायरा ड्रैगन क्लैन के सीजू की काफी अच्छी फ्रेंड है। इस सुनकर ह्यून काफी शौक हो चुके होते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता है कि ड्रैगन क्लैन के किसी एक पर्सन से बिलोंग है। लेकिन ह्यून क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो यहाँ पे फ्रंट लाइन में फाइट करने क्यों आएंगे अगर ये इतनी ही बड़ी हस्ती है तो। लेकिन भाई कहता है कि कायरा एक्सपीरियंस के लिए कर रही है। ऐसी सारी बात जानने के बाद तो ह्यून भी काफी ज्यादा यहाँ पे डर चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 7th स्क्वाड की टेरिटरी में आ चुके होते हैं। हाँ, इसके स्क्वाड लीडर सियोल है। बाई जगह को देखते हुए कहता है कि इस जगह को देखने के बाद इसकी मेमोरी यहाँ पे वापस से रिफ्रेश हो चुकी है। एंड जब ये सारी बातें सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सियोल भी आ चुके होते हैं, जो कि बाई से कहते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग नए रिक्रूट्स को नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद करेगा कि बाई इस चीज को गलत तरीके से नहीं देखेगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद बाई अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है, जहाँ पे कैसे बाकी लोगों ने उसको काफी बुरी तरीके से देखा था एंड उसे नीचे दिखाने की कोशिश करी थी। यहाँ तक काफी सारे लोगों ने उसे बुली करने का भी ट्राई किया था, खाली उसके मोटेपन की वजह से। बाई डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, उसे किसी भी कीमत पे अपने आप को चेंज करना होगा। इसलिए नहीं कि उसे बुली किया जाएगा, बल्कि इसलिए वो यहाँ पे जीना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल बाई को यहाँ पे काफी सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद वो कमरे में आते हैं जहाँ पे लीडर को देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक होते हैं, एंड कुछ लोग ये भी देख के शॉक होते हैं कि यहाँ पे न्यू रिक्रूट भी आया है। कुछ लोग बाई को देखकर खुश होते हैं, वहीं कुछ लोग बाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो कितना भद्दा दिखता है। वो लोग खाली बाई का ही नहीं बल्कि स्क्वाड लीडर का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि स्क्वाड लीडर से और भी क्या उम्मीद की जा सकती है। बाई इस बात को लेकर खुश होता है कि उसने अपने वेट को थोड़ा सा कम कर लिया है, नहीं तो फ्यूचर की प्रॉब्लम की वजह से बाई को और भी दिक्कतें हो जाती। इसके बाद सियोल बाई को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि ये पर्सन बाई है सियोनवू क्लैन से, जो कि 3rd सन है। मजाक उड़ाने वाले लोग शौक हो जाते हैं कि ये पर्सन 3rd सन है जो कि सियोनवू क्लैन से है। एंड वो ये भी कहते हैं कि सियोल चाहते हैं कि वो लोग बाई की हेल्प करें, क्योंकि जैसा कि बाई यहाँ पे नया है तो उसको यहाँ के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता है। लेकिन उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जैसे पिक को अपने सामने देखेंगे, क्योंकि बाई काफी ज्यादा फेमस है खाली अपने मोटेपन और बेकार होने की वजह से। वो और भी काफी सारी बातें कहते हुए बाई का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं,
लेकिन लीडर सियोल ये देखना चाहते थे कि बाई यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वहीं बाकी के मेंबर्स भी बीच में आने वाले थे ताकि वो बाई को प्रोटेक्ट कर सके या फिर बाई की साइड ले सके। लेकिन तभी बाई अपनी साइड लेते हुए आगे बढ़ता है और उनको हेलो करता है। वहीं वो सामने वाले पर्सन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि उसे मुझे से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ने सुनकर शौक होता है कि बाई उसके बारे में जानता है, लेकिन अगले ही पल बाई मुझे को खींचता है और उस पर सीधा अटैक कर देता है। एंड इसके बाद वो उसे घुमाता है और सीधा अपने लाश से मार के जमीन पे गिरा देता है। बाई का सिर्फ एक ही अटैक काफी था उसको अनकॉन्शियस करने के लिए। ये देखकर बाकी के मेंबर बाई पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या वो जानता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन बाई सिंपल से रिप्लाई करता है कि वो तो बस इसकी स्किल्स को चेक कर रहा था। लेकिन अगले ही पल बाई के पीछे एक पर्सन आता है जो कि बाई से काफी सीरियस टोन में क्वेश्चन करता है कि क्या बाई जानता है कि उसने क्या किया है। बाई बताता है कि ये कमीनों में भी सबसे बड़ा कमीना है जो आखिरकार यहाँ पे आ चुका है। बाई इसको ग्रीट करते हुए कहता है कि बाई को उससे मिलकर अच्छा लगा। एंड बाई सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसके लोगों ने उसे पिक कहा तो उसने बस इन लोगों की स्किल्स को चेक कर लिया। इसके बाद वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि उसका नाम ताई है और वो डियान क्लैंग से बिलोंग करता है। लेकिन बाई ये देखकर शौक होता है कि वहाँ पे ताई ने फाइट करने की कोशिश नहीं करी। शायद वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी इमेज को यहाँ पे साफ रखना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनकी टीम का एक मेन पर्सन है जो कि सबसे बड़ा कमीना है। ये बिना मतलब के लोगों को परेशान करता है। एंड ताई की जो कि सबसे बड़ी वजह है उसका क्लैन जो कि 9 ग्रेटेस्ट क्लैन में से एक है। लेकिन बाई को ये सोच के भी गुस्सा आ रहा होता है कि इसके पास्ट लाइफ के अंदर इसी पर्सन की वजह से उसकी फर्स्ट लाइफ की मौत हो गई थी। लेकिन बाई खुद से प्रॉमिस करता है कि वो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन बाई को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अभी वो सेकंड रेट का मार्शल आर्टिस्ट है और वही ताई फर्स्ट रेट का। तो बाई चाहकर भी अभी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सियोल ताई से कहता है कि यहाँ पे 2 लड़कियां भी आई हैं, क्या वो उनसे मिलना चाहेगा। लेकिन ताई उसकी बातों का रिप्लाई ना करते हुए वहाँ से गुस्से में जा रहा होता है। एंड चीज देखकर बाई को काफी गुस्सा आती है, इसीलिए वो ताई से कहता है कि बाई ने उसके बारे में काफी सुना है कि वो डांसिंग क्लैन के अंदर स्नेक स्वॉर्ड के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन क्या ताई को ऐसा नहीं लगता कि इसके औकात अभी भी लीडर से कम है। ये सुनकर ताई को काफी गुस्सा आता है। वो बाई से गुस्से में कहता है कि क्या बाई जानता है किसने भी क्या कहा है। ये सुनकर बाई उसे ऑटिस करते हुए कहता है कि हाँ, ताई का यही तो टाइटल है, स्नेक स्वॉर्ड, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ताई यहाँ पे बाई को मारने के लिए रेडी हो चुका होता है। वो बाई से कहता है कि वो उसकी मौत का वो खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन सियोल ताई को रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन ताई काफी गुस्से में सियोल से रास्ते से हटने के लिए कहता है क्योंकि इस पर्सन ने अभी भी उसकी इंसल्ट करी है। लेकिन सियोल ताई को कहते हैं कि बाई यहाँ पे नया है तो इसलिए उसको ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम अपनी लाइन को क्रॉस करते हो यानी कि तुम उससे फाइट करना चाहोगे। एंड इतना सुनते ही ताई की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है क्योंकि वो भी बात जानता था कि सियोल कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड वो चाहकर भी सियोल का सामना नहीं कर सकता। लेकिन ताई सियोल के सामने अपना पॉइंट रखते हुए कहता है कि इस पर्सन ने अभी भी उसकी इंसल्ट करी है एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट की, तो क्या सियोल उसको ऐसे ही जाने देगा, उनसे कोई भी सजा नहीं देगा। लेकिन मौका दिखते ही बाई यहाँ पे तुरंत माफी को मांग लेता है। बाई ताई से कहता है कि बाई को बस लगा था कि वो लीडर के क्लोज है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बातों से। इस सुनकर तो ताई को और भी गुस्सा आ चुका होता है। वो बाई से कहता है कि वो क्या कह रहा है। साथ ही यहाँ पे 2 अलग जो लोग होते हैं वो भी बाई का साथ देते हैं। बाई अपनी बात को कंप्लीट करता है कि ताई की स्किल्स लीडर की स्किल्स के बहुत ज्यादा पास है। यही वजह है कि बाई और इसके बीच में गैप काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन बाई को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाई से 2 महीनों के अंदर ही उसके लेवल तक पहुंच जाएगा। इस सुनकर ताई बाई से कहता है कि क्या बाई अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है जो उसने अभी कहा है। एंड बाई तुरंत ही इस चीज के लिए एग्री कर देता है। ये देखकर ताई बाई से कहता है कि ताई उसको 3 महीने का टाइम देगा, उसके बाद उनके बीच में फाइट होगी। एंड उस फाइट का सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा कि बाई उसके हाथों से मारा जाएगा। लेकिन बाई क्वेश्चन करता है कि अगर तब क्या होगा कि अगर बाई जीत जाए। तो ताई अपना पॉइंट रखता है तो फिर वो भी मारा जाएगा। लेकिन बाई इस चीज के लिए मना करता है। वो ताई से कहता है कि वो यहाँ पे एक और चीज को रखते हैं। बाई ताई को नहीं मारेगा, लेकिन अगर बाई जीत जाता है तो ताई को सीनियर बनाना पड़ेगा। इस चीज के लिए ताई भी तुरंत एग्री कर देता है। एंड वो बाई से कहता है कि उसे जितना स्ट्रगल करना है वो कर ले, लेकिन आखिर में बाई को ताई के हाथों ही मरना है। ये कहने के बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ से चला गया होता है। एंड इसके बाद हम उससे पहले वाले पर्सन को देखते हैं जो कि बाई की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि बाई ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो बाई से दोस्ती करने के लिए कहता है क्योंकि वो भी बाई के जैसा बनना चाहता है। बाई हमें इस पर्सन के बारे में बताता है कि इस पर्सन का नाम यंग है और ये डियान क्लैंग से बिलोंग करता है। लेकिन डियान क्लैंग ने इसके सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, इसी वजह से अब ये डियान क्लैंग के अंदर है। एंड जो दूसरा पर्सन होता है उसका नाम जोंग होता है और ये दोनों ही बाई के पास्ट लाइफ के अंदर काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, इसीलिए बाई इन दोनों को देखकर वापस से काफी खुश होता है। बाई डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ के अंदर इन दोनों को ही मरने नहीं देगा। एंड इसके बाद से और बाई से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाई इस चीज को लेकर श्योर है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि ताई कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हल्के में लिया जा सके। बाई सियोल को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है एंड वो रिक्वेस्ट करता है कि सियोल बाई को ट्रेनिंग दे। ये सुनकर सियोल भी खुश हो जाते हैं एंड बाई को ट्रेनिंग देने के लिए भी एग्री कर देते हैं। लेकिन तभी यंग बाई से क्वेश्चन करता है कि क्या बाई को पता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि लीडर सियोल की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड है कि वो टेक ही नहीं पाएगा। खाली पीक मार्शल आर्टिस्ट ही उनकी ट्रेनिंग के सामने टेक पाते हैं। लेकिन बाई ने तो अपने पास्ट लाइफ के अंदर इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी एक बार झेल रखा है एंड इसीलिए बाई को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन बाई चाहता था कि उसके दोस्त भी उसके साथ ट्रेनिंग करे, इसीलिए यंग को टीज करते हुए कहता है कि क्या यंग इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इस ट्रेनिंग के सामने टिक पाएगा। इस सुनकर बेचारा यंग तो अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है कि वो इस ट्रेनिंग को बड़े आराम से सर्वाइव कर लेगा। और जोंग भी कहता है कि वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट
फाइट करना चाहेगा, लेकिन जॉन्ग की एक और इच्छा है कि वो एक्सटर्नल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करे ताकि वो डेमोनिक कल्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। ये सुनकर बाई जॉन्ग की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में जॉन्ग काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या जॉन्ग बाई को एक्सटर्नल मार्शल आर्ट सिखाना पसंद करेगा। लेकिन जॉन्ग बाई की बात सुनने के बाद काफी शौक होता है क्योंकि इससे पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद जॉन्ग भी इसके लिए तुरंत एग्री करते हुए कहता है कि वो सच में उसे सिखाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो ट्रेनिंग इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन शायद बेचारे बाई की सबसे बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि एक लकड़ी पे पैर रखते ही बाई यहाँ पे तुरंत जमीन पे गिर जाता है एंड वो उदास होते हुए कहता है कि शायद पहले उसको अपना वेट कम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। इसके बाद पलक झपकते ही हमें 1 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है। हम यंग को देखते हैं जो कि मेहनत करते हुए अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से ज्ञान के कमीनों ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी। यहाँ तथा उसकी बेइज्जती करते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे यंग इस बात को लेकर खुश है कि उसके एल्डर्स मारे गए। ये सुनकर यंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ सेकंड रेट का मार्शल आर्टिस्ट होता है। काफी सारे लोग यहाँ पे यंग की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि वो अपने सेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो उनकी मार्शल आर्ट दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। उन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यंग एक भी डीमन कल्ट की पर्सन को मार पाएगा। लेकिन यंग उस दिन ये देखकर सरप्राइज हो गया कि यहाँ पे एक सेकंड रेट का मार्शल आर्टिस्ट जो किसी दताई से भिड़ गया। ये पहली बार था जब यंग ऐसे किसी पर्सन से मिला था, इसीलिए यंग ने तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए एग्री कर दिया था। लेकिन बाद में उसको इस चीज के लिए रिग्रेट होता है कि आखिरकार उसने इस बात के लिए हाँ क्यों किया। लेकिन इसके बावजूद भी यंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे गिव अप नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल उसको पीछे से बाइक की आवाज आती है जो कि यंग को कहता है कि वो ऐसे अगर चलता रहा तो 22 तक पहुंच जाएगा। एंड हमें पता चलता है कि बाई ने अपना वेट आखिरकार यहाँ पे लॉस कर लिया है एंड अब बाई पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। यंग बाई को देखकर डिसाइड करता है कि वो बाई से तो नहीं हार सकता क्योंकि बाई ने अपनी ट्रेनिंग को हैवी वेट के साथ कंटिन्यू किया था एंड अभी बाई बिजोंग की फुट टेक्निक को सीख रहा है और ये टेक्निक यंग ने ही उसको सिखाया था। लेकिन शॉकिंग चीज तो ये है कि बाई इस चीज को सिर्फ 3 दिन के अंदर ही सीख गया एंड अब बाई खाली इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए यंग भी इस चीज से मोटिवेट होते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि बाई से नहीं हारना चाहता। इसके बाद हमें इनका टाइम रूटीन बताया जाता है कि मॉर्निंग में ये लोग कल्टीवेशन एंड वेपन प्रैक्टिस करते हैं, वहीं दोपहर के खाने के बाद ये लोग एक्सटर्नल ट्रेनिंग को करते हैं एंड शाम को ये डुअल करते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों ने सारी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया होता है। इसके बाद ये अगली चीज के लिए बढ़ते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। एंड इसके बाद हम एक लेडी को देख पाते हैं जो कि बाई की तारीफ करते हुए कहती है कि बाई काफी ज्यादा फिट हो चुका है। इस शंकर बाई भी एम्बेरस होते हुए कहता है कि बाई को अभी थोड़ा सा और फिट होने की जरूरत है। एंड बाई इस लेडी के बारे में बताता है कि पास्ट लाइफ के अंदर जब सारे के सारे लोग यहाँ पे बाई को बुली करते थे और उसे पिक कहते थे, लेकिन उस टाइम भी लेडी सोन वो बाई को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी। यही वजह थी कि पास्ट लाइफ के अंदर बाई को उन पर क्रश भी आ चुका था, लेकिन बाई से पहले उनको कन्फेस कर पाता उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बैठ चुके होते हैं। बाई बताता है कि कार्या ने भी एक्सटर्नल ट्रेनिंग को ज्वाइन करा। ये करने की उसकी वजह बस इतनी सी थी क्योंकि वो हर एक चीज में कंपटीशन को देखती है एंड अब धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। एंड अगर बात करी जाए बाई की तो पिरामिडल यूनिट एंड 13 शॉट टेक्निक को सीखने के बाद बाई यहाँ पे धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है एंड इस चीज को बाई के पास्ट लाइफ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। एंड यंग जिस कल्टीवेशन टेक्निक को सीख रहा है इससे उसको 2 पंख मिल जाएंगे जिससे वो और तेजी से उड़ पाएगा। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो यंग और भी पावरफुल हो जाएगा। एंड अगर बात करी जाए जॉन्ग की तो ये ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खुद को ट्रेन करने के लिए होती है, तो इसीलिए जॉन्ग की पावर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड बाई की इसी ट्रेनिंग के साथ अब यहाँ पे 2 महीने बीत चुके होते हैं। एंड इसके बाद बाई बताता है कि जैसा कि उसकी मेमोरीज में उसे याद है कि अब कुछ टेरिफाइंग होने वाला है। उन लोगों पर 15 डीमंस का अटैक होगा जिसमें सारे के सारे लोग मारे जाएंगे एंड इसीलिए बैटल फील्ड के फ्रंट लाइन की सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन बाई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि अब उसे पता है कि आखिरकार उसे क्या करना है एंड उसे फ्यूचर को किस तरीके से चेंज करना है ये भी बाई को पता है। एंड तभी अगले सीन में हम यहाँ पे एक टीम को देख पाते हैं जो कि जंगल के अंदर जारी होती है एंड तभी उनके टीम लीडर पे काफी सारे मच्छर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एक ही अटैक में उन सारे मच्छरों को जान से मार देते हैं। ये देखकर वो लड़कियां शॉक होते हुए कहती हैं कि सच में ये अटैक काफी ज्यादा औसम था। वो लोग इस बात को लेकर क्यूरियस है कि अगर उनकी ही टीम लीडर इतने पावरफुल है तो फर्स्ट टीम लीडर कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये सुनकर तो बेचारा लीडर यहाँ पे एम्बेरस हो चुका होता है, लेकिन अगले ही पल लीडर यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है क्योंकि वो किसी चीज को काफी तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। एंड ये देखकर वो बाकी लोगों से कहता है कि वो चौकन्ना न रहे क्योंकि उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। एंड तभी हम वहाँ पे काफी सारे डीमंस को देख पाते हैं जो कि सीधा उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर उनका लीडर उन डीमंस से लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक है और वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो अपने बाकी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ से भागो क्योंकि इनमें से कुछ डीमन तो हाई लेवल के डीमन है जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सारे के सारे डीमन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो उन डीमन से फाइट करने का ट्राई तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो डीमंस उन लोगों पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। उनका टीम लीडर कह रहा होता है कि इन डीमंस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक ध्यान भटकाएगा तो दूसरा इन पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन रखी है कि एक एक पर्सन को एक एक डीमन से फाइट करना पड़ रहा है एंड उन डीमन ने मिलकर पर्सन को भी जान से मार दिया होता है।
है। ये देखकर टीम लीडर समझ जाते हैं कि उन्हें कैसे न कैसे घर के सब लोगों को उनके साथ में लेके आना होगा कि कुछ भी हो जाए उनको अपनी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं करना है। और तभी वो डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता एंड वहाँ पे और भी डीमन सारे होते हैं। इसलिए लीडर उन सब पर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो एक ओपनिंग को बना सके एंड सारे के सारे लोगों को सेफली यहाँ से निकाल सके। लेकिन लीडर को काफी दिक्कतें आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डीमंस होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जोंग और बाय आ चुके होते हैं जो कि एक ही अटैक में काफी सारे डीमंस को साइड कर देते हैं। बल्कि वो यहीं पे नहीं रुकते, वो काफी सारे डीमंस को मार मार के रास्ता खाली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर लीडर को समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने बाकी मेंबर से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करना क्योंकि ये डीमंस काफी ज्यादा है तो इसके बाद उन्हें टाइम नहीं मिलने वाला। लेकिन बाय लीडर को यकीन दिलाता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय के पास यहाँ पे प्लान है जो कि वो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है। और तभी वो ब्रदर यंग से कहता है कि उन्हें नेक्स्ट पार्ट को अब कंटिन्यू करना चाहिए। ये सुनकर यंग कहता है कि आखिरकार उसको ही ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं। ये कहने के बाद उसने हाथ पे कट लगा लिया होता है और इसके बाद वो बाकी सारे डीमंस के चेहरे पे एक एक चाटा मार देता है ताकि वो यंग के ब्लड से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एंड इसके बाद यंग यहाँ से भागते हुए बाय को गाली दे रहा होता है कि उसने यहाँ पे उसे फंसा दिया। लेकिन ये सब देखकर यहाँ पे लीडर शॉक होते हुए कहते हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि बाय यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था। यंग जैसा कि यहाँ पे स्किल्ड पर्सन है तो वो डीमन को काफी देर तक रोक पाएगा। और तभी बाय लीडर को चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि यहाँ पे और भी लीडर जल्दी आ जाएंगे एंड यंग की स्वॉर्ड की इतनी स्किल्ड है कि वो यहाँ पे कुछ डीमंस को भी संभाल लेगी। ये सुनकर लीडर चौन आखिरकार चैन की सांस लेते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं तो चलो अब इन लोगों से फाइट करते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी लीडर्स भी आ चुके होते हैं जिन्होंने डीमंस को हरा दिया होता है। बाय ने अपने पास्ट लाइफ की छोटी छोटी यादें को जोड़कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाया ही लेकिन अपने साथ वाले लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। एंड बाय ने आखिरकार उस सिचुएशन को भी अवॉइड कर पाया जिस सिचुएशन के अंदर सारे के सारे लोग मारे जाने वाले थे। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यंग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मेडिसिन की बदबू आ रही है। शायद यही वजह है कि कोई भी मेडिसिन वाले स्टफ को सीखना ही नहीं चाहता। ये सब चीजें खाली उसे बाय की वजह से सीखना पड़ रहा है। लेकिन बाय तो इस बात को लेकर खुश होता है कि कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे काफी कुछ बदल चुका है कि युंग और जोंग की मार्शल आर्ट की जहाँ इज्जत नहीं थी अब यहाँ पे इन दोनों की मार्शल आर्ट की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई। काफी सारे लोगों ने हमारे साथ ट्रेनिंग करने का फैसला किया लेकिन बीच में उन लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया। वही कुछ लोग सच में चाहते थे कि वो हमारे साथ ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन तभी हम वहाँ पे यून और उसकी स्क्वाड के मेंबर्स को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इनको देखकर बाय कहता है कि ये काफी ज्यादा सुंदर लोगों में से एक है, इनकी बराबरी शायद जगल क्लैन की सीजो ही कर पाए। लेकिन तभी उसी थर्ड स्क्वाड का वाइस लीडर इन्हीं लोगों के पास आ चुका होता है। वो लोगों को ग्रीटिंग्स देखता है एंड माफी मांगता है कि वो पहले यहाँ पे नहीं आ पाया। वो सच में इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है क्योंकि ट्रेनिंग काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। एंड वो इस चीज के लिए भी माफी मांगता है कि वो पहले उन लोगों की ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा बेकार समझता था लेकिन वो लोग इसके लिए उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वाइस लीडर मेयोंग यहाँ पे बाय के कान में कहते हैं कि सच कहे तो उसे भी फिजिकल ट्रेनिंग को सीखना पसंद है लेकिन खाली वो लीडर यून की वजह से फिलहाल ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी यून पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मेयोंग उनके साथ आ रहा है या नहीं। इस सुनकर मेयोंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो उन लोगों से बाद में वापस मिलेगा। लेकिन तभी बाय मेयोंग को रोककर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो खाली मेयोंग से कहता है कि वो खुद का ध्यान रखे। ये सुनने के बाद मेयोंग भी अब वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद बाय बताता है कि मेयोंग यहाँ पे लीडर यून को पसंद करते हैं लेकिन डेस्टिनी भी क्या चीज है, उनकी मौत भी उसी लड़की के हाथों होती है जिसे वो पसंद करते थे क्योंकि मेयोंग के माइंड पे ब्लड डीमन कल्ट वालों का कब्जा हो चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी लीडर यून को उन्हें मारना पड़ा और आखिर में उन्हें फोर्थ स्क्वाड के लीडर से शादी करनी पड़ी। एंड यही चीज यून के लिए काफी डिप्रेशन वाली बात बनी क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। भले ही लीडर यून बाहर से दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों न लगे लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन बाय डिसाइड करता है कि उसने डीमंस वाले प्रॉब्लम को तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और अगली चीज जो सॉल्व करनी है वो है यून की प्रॉब्लम। लेकिन तभी यंग बाय से कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कहाँ खो गया, क्या वो लेडी यून को देखकर ही सदमे में जा चुका है। लगता है बाय यहाँ पे लेडी यून के प्यार में पड़ चुका है। ये सुनकर तो जोंग भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है कि बाय को यहाँ पे लेडी यून पसंद है। एंड प्यार वाली बात वहाँ पे सारे के सारे लोग सुन लेते हैं लेकिन इस बात से सियोबू बिल्कुल भी खुश नहीं होती। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लेडी सियोबू भी अब यहाँ पे बाय को पसंद करने लगी है। लेकिन बाय तो अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि आज रात इन लोगों की नाइट पेट्रोल की ड्यूटी है। यानी आसान शब्दों में तुम लोग कह सकते हो कि आज रात इन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है। इसलिए नाइट पेट्रोल की ड्यूटी में जाने से पहले ये लोग कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट में आ चुके होते हैं एंड इनके साथ सियोल भी होते हैं। सियोल लोगों से सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि इनके सामने केओटी डीमन होता है। बाय में बताता है कि डेमोनिक कल्ट के जो हेड्स है वो यहाँ पे कॉप्स मेंबर को टारगेट कर रहे हैं और इसकी वजह एब्जॉर्प्शन और लस्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास अभी सियोल है तो यहाँ पे सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। और अगले ही पल हम केओटी डीमन को देख पाते हैं जो कि सीधा उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन लीडर सियोल बड़े आराम से उस डीमन को जान से मार देते हैं। ये देखकर सेलिस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है एंड वो सियोल की काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है। लेकिन लीडर सियोल को देखकर काफी अजीब लगता है। वो समझाते हैं कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। ये कहने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ चुके होते हैं। बाय हमें लीडर सियोल के बारे में बताता है कि वो वुमन से काफी ज्यादा घबराते हैं। अगर ये डर भी उनका खत्म हो जाए तो बिल्कुल एक परफेक्ट
परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। हालांकि बाद में किसी को खोने के बाद वो इस चीज से ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं ये होने ही नहीं देने वाला। मुझे जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये कमीना ताए। इसने अभी तक लीडर सियोल के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये अभी कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन यंग बाई से कहता है कि बाई को ये चीज पता है कि यहाँ पे उन दोनों की फाइट को लेके सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हुए हैं। क्या बाई इस बात को लेके श्योर है कि वो उसको हरा देगा? बाई कहता है कि वो अपना हार्ड ट्राई करेगा, लेकिन ये सुनकर यंग उस पर चिल्लाता है कि बाई यहाँ पे इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। लेकिन तभी लीडर सियोल कहते हैं कि जो चीज यहाँ पे मैटर करती है वो है बाई की इनर की एनर्जी, एंड इसकी एनर्जी के लिए लोग 30 साल तक लगा देते हैं। एंड सियोहू भी कहती है कि इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके एलिमेंटल स्टेट भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन कायरा तो इस बात को लेके शौक है कि बाई का माइंडसेट ऑलरेडी फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन बाई को खामोश देखकर यंग उसे टोकते हुए कहता है कि उसे कुछ कहना चाहिए। बाई खाली ऐसे शांत रह के अपनी बेइज्जती को नहीं करवा सकता। इस सुनकर बाई कहता है कि उसके पास एलेक्सर्स है जो कि उसके फादर ने उसे दिए हैं। वो एलेक्सर्स की एनर्जी को 10 साल से ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन सियोल बताते हैं कि ये चीज एलेक्सर्स के प्योरिटी पर डिपेंड करती है कि उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ती है। एंड वो बाई से क्वेश्चन करते हैं कि क्या उसके एलेक्सर्स के अंदर काफी ज्यादा एक्सटर्नल की एनर्जी है। बाई बताता है कि एलेक्सर्स को यूज करने के बाद इसकी एनर्जी पूरे हाफ हो जाएगी, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके का साइड इफेक्ट है। इसके बाद बाई उन सबको अपना प्लान बताता है कि वो एलेक्सर्स को बाद में यूज करेगा, उससे पहले पिरामिडल यूनिट से सारे के सारे की एनर्जी को इकट्ठा करेगा, ताकि वो बाद में जब इस चीज को यूज करता है तो ये चीज उसके लिए फायदेमंद हो। लेकिन बाई इस बात को लेकर श्योर होता है कि वो मिड रेट के मार्शल आर्टिस्ट को अपने करंट स्टेट के अंदर हरा सकता है। लेकिन बेचारे जोंग और एलिस को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ये सब देखकर एलिस खुश होते हुए कहती है कि वो दोनों ही सेम बोट पर हैं। लेकिन बेचारा जोंग ये सुनते ही लाल टमाटर बन चुका होता है। और तभी सियोन बाई को बताती है कि बाई की फाइट के बाद यहाँ पे एक और चीज होने वाली है जिसके बारे में क्या बाई को पता है, एंड वो चीज है डीमन कल्ट के हेड्स और अलायंस लीडर की मीटिंग के बारे में। लेकिन बाई को ये पता होता है कि वो मीटिंग पीसफुली बीतेगी, नहीं तो बाई इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ करता। लेकिन वो मीटिंग बाई के लिए कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है जिसे वो ठीक करे। लेकिन तभी कायरा बाई से क्वेश्चन करती है कि जैसा कि बाई ने उसे बताया कि एलेक्सर्स का यूज करने के बाद बाई की एनर्जी पूरी हाफ हो जाएगी, लेकिन आखिरकार डीमन कल्ट वाले लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी जिंदा कैसे रह पाते हैं। ये सुनकर तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। एंड बाई भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका होता है। अगले सीन में हम टाई को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस को कर रहा होता है। एंड हम वहाँ पे एक और पर्सन को देख पाते हैं जो कि 4th स्क्वाड का लीडर होता है। एंड ये पर्सन डियान कैंग के लीडर का बेटा है, जो कि टाई की ट्रेनिंग देखते हुए उसकी तारीफ करता है कि टाई यहाँ पे काफी तेजी से इम्प्रूव कर पा रहा है। एंड 4th स्क्वाड लीडर को यकीन है कि यहाँ पे टाई किसी सेकंड रेट की मार्शल आर्टिस्ट से तो नहीं हारेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने टाई को ट्रेनिंग दी है ताकि यहाँ पे टाई के हारने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएं। एंड ये सब देखकर टाई उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन 4th स्क्वाड लीडर अपने मन में कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे उसे नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार उस बाई कमीने की हिम्मत कैसी हुई डियान कैंग के इन्विटेशन को रिजेक्ट करने की। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इन लोगों ने डीमंस को हरा दिया था। बाई अपने एक्सप्लेनेशन देता है कि यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ हैंडल किया है वो लीडर चियोन है। उन लोगों ने खाली डीमंस को डिस्ट्रैक्ट करा था। लेकिन लीडर ही उन बाई से क्वेश्चन करती है कि बाई को इस बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे डीमंस की कमजोरी लाइट है। इस सुनकर बाई उन्हें बताता है कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करा था और यही वजह है कि वो डीमंस की कमजोरी को यहाँ पे पता कर पाया। लेकिन इन सब चीजों से 4th स्क्वाड लीडर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है। वो ये चीज डिसाइड करता है कि वो बाई को अपने स्क्वाड के अंदर लेगा, एंड वो इस चीज की परमिशन कैप्टन से भी मांगता है। लेकिन तभी बाई इस चीज के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसको एक ही स्क्वाड में जाना था और वो थी लीडर सियोल की स्क्वाड। और इस चीज से 4th स्क्वाड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बाई ने उनके इन्विटेशन को पूरी तरीके से मना कर दिया था। अगले सीन में लीडर सियोल से बाई कहता है कि वो उनके साथ ही हमेशा काम करना चाहता है और वही इसका सपना था। एंड वो चाहता है कि लीडर सियोल ही हमेशा उसको ट्रेन करे। बाई की ये बात जानने के बाद लीडर सियोल भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ये सारी बात याद करते हुए 4th स्क्वाड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। 4th स्क्वाड के लीडर ताई को किसी भी कीमत पे इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं ताकि वो बाई से बदला ले सके, क्योंकि बाई की वजह से उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। 4th स्क्वाड के लीडर बाई को मारना नहीं चाहते, वो खाली इतना चाहते हैं बाई को ये पता चलना चाहिए कि उसने डियान कैंग सेट के काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और बाद में उस चीज को सीखने के लिए बाद में उनके पास आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ताई यहाँ पे बाई को जिंदा छोड़ने का कोई भी इंटेंशन नहीं रखता है। वो खाली बाई को मारना चाहता है क्योंकि बाई ने उसकी बेइज्जती करी थी। लेकिन तभी 4th स्क्वाड के लीडर यहाँ पे रुक जाते हैं एंड वो ताई से क्वेश्चन करते हैं कि कहे ताई यहाँ पे बाई को मारने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। लेकिन ये सुनते ही ताई यहाँ पे घबराते हुए कहता है कि नहीं, वो भी खाली यहाँ पे बाई को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन तभी 4th स्क्वाड लीडर अपने पावर को रिलीज करते हुए ताई से कहते हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही दुश्मन है जिन्हें उन्हें जान से मारना है और वो है ब्लड डीमन कल्ट। एंड इसके बाद उन्हें अपने माउंटेन को वापस से हासिल करना है जो कि वो खो चुके हैं। कहीं ताई इस बारे में भूल तो नहीं गया है। लेकिन ताई यहाँ पे घबराते हुए कहता है कि नहीं, उसे इस बारे में याद है। 4th स्क्वाड लीडर ताई से कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि वो कोई भी ऐसे बेकार सी हरकत नहीं करेगा बाई को मारने के लिए। वो जानते हैं कि ताई एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो इस बार उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और अगर ताई ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी तो इसके बाद 4th स्क्वाड लीडर उसे खुद देखेंगे। ये बात जानने के बाद वो सच में काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। अगले सीन में हम शिवो को देख पाते हैं जो कि शौक होते हुए कहती है
है कि कहीं लीडर सियोल यहाँ पे माइंड कंट्रोल में तो नहीं आ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि वो लोग देख सकते हैं कि वो उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन खैर हमें ही पता है कि वो यहाँ पे आंखें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं, बेचारे डरते जो इतना है। इस सुनकर यंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा ही है कि उनका माइंड कंट्रोल हो चुका है, इससे उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन जोंग तो यंग की टांग खींचते हुए कहता है कि यहाँ पे उसको भी लगता है कि माइंड कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि वो भी लड़कियों से बात करने में अच्छा नहीं है। ये सुनकर तो यंग यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुका होता है। इसके बाद सियोब यंग को बुलाती है उसके सामने बैठने के लिए, ताकि सियोब उसको भी चेक कर सके। बाय हमें बताता है कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। 10th कॉप स्क्वाड के अंदर एक पर्सन चार्म्ड हुआ पाया गया है, यानी कि डीमन कल्ट वालों ने उस पर माइंड कंट्रोल किया है। इसीलिए बाकी मेंबर्स को भी चेक करा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बाद में चल के यही लोग काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएंगे। एंड इसके बाद अपने ही लोगों को इन्हें जान से मारना पड़ता है। एंड डीमन कल्ट वाले इसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ये चीज अभी भी डिस्कवर नहीं हुई है। और इसी के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। हो सके तो वीडियो को हाइप कर देना, ताकि इसे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।